अनोखा सम्राट। ठीक है, बुर्ज मतलब बड़े बड़े जो है महलों के छोटे फॉर्म जो होते हैं उसे बुर्ज बोला जाता है। ठीक है, चलो बच्चों, अशोक एक अनोखा। अब अनोखा सम्राट क्यों अशोक? जीते हुए युद्ध के बाद भी उन्होंने युद्ध त्याग कर दिया था, इसलिए अनोखा अनोखा सम्राट है ये। ठीक है भाई, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। ठीक है, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? अशोक है। वह ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश की थी। अभिलेखों के माध्यम से, इसे अभिलेखों का राजकुमार भी कहा जाता है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है बच्चों प्राकृत भाषा में मिलते हैं, याद करके रखेंगे, और अधिकतर अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। ये दोनों चीजों को याद रखेंगे कि सब अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है, लिपि तो बहुत सारी है लेकिन अधिकतर किस लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा सर ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। और भाषा, क्योंकि लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता है, बोलने के लिए भाषा की आवश्यकता है, तो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बढ़िया। चलो, अशोक का कलिंग युद्ध। तो बच्चों कलिंग जो है उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक क्यों कहा जाता है? सर चक्रवर्ती सम्राट अशोक क्यों कहा जाता है? चक्रवर्ती सम्राट का ऐसा कोई मतलब खास नहीं है, अशोक को महान अशोक कहा जाता है सिर्फ उसकी इसी नीति के कारण। ठीक है, उड़ीसा वाला हिस्सा जो है वो बचा हुआ था, उसको भी इसने जीत लिया था। तो मतलब बहुत ज्यादा विजय इसने नहीं की है। विजय तो की है सबसे ज्यादा चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद किसी खास ने नहीं की है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बहुत बड़े लेवल तक फैला दिया था। सोचो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उधर पूरा ईरान का पूरा हिस्सा इसके कब्जे में आ चुका था। राइट, तो एक बड़ा शासक था वो। ठीक है, तो इसे महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ये नीति है जो इन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी युद्ध त्याग कर दिया, इस वजह से अशोक महान हो गया। ठीक है, क्लियर। तो उड़ीसा का जो बच्चों उड़ीसा जो है कलिंग का तटवर्ती, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, उड़ीसा जो आज का है वो कलिंग पुराना नाम है उसका। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था। ठीक है, अशोक ने एक युद्ध लड़ा था बच्चों 261 बीसी में। अशोक ऐसा लिखता है अपने अभिलेख में भी, 261 बीसी में अशोक ने एक युद्ध लड़ा था। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा जब उसने देखा तो युद्ध से उसे नफरत हो गई। क्या हो गई? नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी वो युद्ध नहीं करेगा। अशोक ने कहा कि अब मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा उसने कहा। ठीक है, अच्छा, अशोक के एक अभिलेख में रॉक एडिक्ट 13वें जो उसका अभिलेख है, 13वें अभिलेख में बच्चों क्या हुआ? आज बीपीएससी की क्लास नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, आज संडे है ना, तो आज क्लास नहीं होती बीपीएससी की। ठीक, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। तो अशोक का एक अभिलेख है जो कलिंग युद्ध की बात कर रहा है। क्या कहा गया है इसमें? कि अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही। क्या कही? कि अशोक ने कहा कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। ये कौन कहता है? अशोक कह रहे हैं। अशोक कह रहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग इस युद्ध में बंदी बना लिए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, ऐसा अशोक का एक अभिलेख कहता है। ठीक है, अशोक कहता है मुझे इस बात से अपार दुख हुआ है। क्यों दुख हुआ है? कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इससे बच्चों ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। मतलब कि ब्राह्मण और श्रमण का मतलब बौद्ध धर्म में जो लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उन्हें श्रमण कहा जाता था। राइट, तो बच्चों इस वजह से अशोक को बड़ा दुख होता है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इस वजह से उसे दुख हुआ। जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। अशोक कहता है कि जो अच्छे लोग हैं, जो अपने सगे संबंधियों मित्रों से अच्छा व्यवहार करते हैं और दासों और मृतकों से के प्रति दयावान होते हैं, ऐसे अच्छे लोग भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, अशोक कह रहा है, जो कलिंग विजय जो मैंने कर ली इस वजह से मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अब देखो, तो जो धम्म शब्द है, एक्चुअली जो संस्कृत का जो धर्म शब्द है, प्राकृत में उसे धम्म कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत का जो धर्म शब्द है, उसको प्राकृत में धम्म कहा जाता है। याद करके रखोगे। ठीक है, अशोक कहता है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय से ज्यादा अच्छा है। ये सीटेट ने स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा हुआ है। अशोक कहता है कि धम्म, अब धम्म क्या था बच्चों? जो नैतिक नियम थे उन्हीं को धम्म में रखा गया। जैसे अहिंसा करनी चाहिए, जैसे क्या करना चाहिए? अहिंसा करनी चाहिए, जैसे सत्य बोलना चाहिए, जैसे ईमानदार रहना चाहिए। अब ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब नैतिक नियम है, लेकिन इसको किस में रखा गया है? अशोक ने धम्म में रखा हुआ है। मैं अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसीलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूं। क्यों उत्कीर्ण करवा रहा हूं? कि मेरे बाद मेरे बेटे, मेरे पोते भी युद्ध नहीं करें। इसके
सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। अशोक ने रॉक एडिक्ट 13वें में इसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से समझोगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हूं एक संदेश के रूप में, इसीलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूं। क्यों उत्कीर्ण करवा रहा हूं? कि मेरे बाद मेरे बेटे मेरे पोते भी युद्ध नहीं करें। इसके बाद सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। अशोक ने रॉक एडिक्ट 13वें में इसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से समझोगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का जो 13वां अभिलेख है उसकी चर्चा यहां पर दी हुई है। ठीक है, क्लियर? तो बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में खुद ही कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने ये युद्ध किया हुआ है। ठीक है, और कहते हैं कि मैंने कलिंग विजय की है जिसमें 1.5 लाख लोग जो है मारे गए हैं और 1 लाख से भी 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख लोग मारे गए। ठीक है, मुझे इसका अपार दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग बंदी बना लिए जाते हैं, ब्राह्मण समण ये भी मारे जाते हैं। ठीक है, जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों और मृतकों के प्रति दया रखते हैं, ऐसे लोग भी युद्ध में मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। ठीक है, इसीलिए मुझे इस बात का बड़ा पश्चाताप हो रहा है और मैं धम्म पालन की शिक्षा दूसरों को देने का निश्चय करता हूं। ठीक है, और अशोक कहता है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना ज्यादा बेहतर है बल्कि इसके कि बलपूर्वक विजय पाई जाए। मैं अभिलेख में भविष्य में अपने आगे के लोगों को ये बताना चाहता हूं, जो मेरे बेटे हैं और मेरे पोते हैं वो भी युद्ध न करें और इसके बदले में उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम्म का प्रसार कैसे किया जाए। अब देखो 2 बार धम्म शब्द आ गया। क्वेश्चन ये है कि सर ये धम्म क्या होता है, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं अशोक के इस धम्म का क्या मतलब है, क्योंकि सीटेट ने कई बार यहां से प्रश्न पढ़ाया हुआ है, पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। तो अशोक का धम्म क्या था एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। पहली चीज यही सीटेट ने पूछा हुआ था। अगर आपने सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा तो यहां से प्रश्न मिले होंगे। अशोक के धम्म का मतलब क्या था? तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा की बात नहीं की गई थी अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं की गई थी। शायद ये 2019 वाला जो एग्जाम हुआ है सीटेट का उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद है। राइट? अगर आपने अनोखा